नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए मुहिम चलाऊंगा, विवेक तनखा ने कहा। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार विवेक तनखा का बयान कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए राज्यसभा में मुद्दा उठाया है। कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए। कश्मीरी पंडित के पुनर्वास के लिए नए सिरे से फिर मुहिम चलाऊंगा। 370 सिर्फ धारा है, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होना चाहिए। आज पितरों की अमावस्या है। मैंने अपने घर में कुछ असूल सीखे थे, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन। मैं उन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपना ये टर्म स्टार्ट करूँगा। मेरा सोच है, राजनीति एक पब्लिक सर्विस है। राजनीति कोई प्लेटफॉर्म्स, पोस्ट या पोजीशन को दिखाने की नहीं है। मैं ये 6 साल मैं पब्लिक का काम करना चाहता हूँ, बट उसके साथ मैं कांग्रेस को 2023 में वापस देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक अन्याय हुआ था, एक अनएथिकल एक्ट हुआ था, एक इमोरल एक्ट हुआ था, और इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई अन्याय होता है, अनएथिकल चीज़ होती है, तो उसको रिवर्स किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि 2023 में कांग्रेस वापस आए, कमलनाथ जी पुनर्स्थापित हों एज चीफ मिनिस्टर, और एक अच्छा मध्य प्रदेश का युग का प्रारंभ हो। सर, देश भर में आप इकलौते कश्मीरी पंडित हैं जो राज्यसभा में सदस्य हैं। क्या आगामी समय में क्या कश्मीरियों की पीड़ा भी आप राज्यसभा में रखेंगे? क्योंकि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होगा सर, क्या ये भी थोड़ा कम मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश का इकलौता कश्मीरी पंडित हूँ जो पार्लियामेंट में, और मैं इसके लिए सोनिया जी का आभारी हूँ। उन्होंने खाली मुझे एक टर्म नहीं दिया, उन्होंने मुझे 2 टर्म दिए, क्योंकि वो मेरे को पता है कि उनको कश्मीर के लिए कितना दर्द है। मैं जिस दिन से पार्लियामेंट पहुँचा, मैं या तो अपने स्टेट की बात करता था, या देश की बात करता था, या कश्मीर की बात करता था, और मैंने ऑलवेज सरकार से बोला कि जब तक कश्मीरी पंडित का पुनर्वास नहीं होगा, तब तक कश्मीर में शांति नहीं आएगी। ये मैंने अपनी स्पीचेस में बोला, और मैं तब भी मैंने पूरी विनम्रता के साथ होम मिनिस्टर साहब को बोला था। मैंने कहा 370 कश्मीर नहीं है, 370 एक कानून है। कानून आप हटा सकते हैं, बट कश्मीर में व्यवस्था लाने के लिए आपको स्टेट्समैन होना पड़ता है। इस बार लड़ाई लड़ेंगे आप पुनर्वास के लिए कश्मीर पर? कांग्रेस की ओर से विवेक तनखा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया ने दाखिल कराया नामांकन। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान विवेक तनखा के अच्छे कार्यकाल को देखते हुए उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने का किया गया है निर्णय। बीजेपी बताए कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा क्यों किया। कि ये आज पंजाब में खालिस्तान की आवाज़ उठ रही है, आज तमिलनाडु में भाषा की आवाज़ उठ रही है। ऐसी परिस्थिति पिछले 30 साल में नहीं आई। ये परिस्थितियां देश में उत्पन्न होना है, ये बहुत ख़तरनाक है, और ये किस प्रकार से समाज को बांटने की, हमारे संस्कृति के विपरीत प्रयास किया जा रहा है, हर समाज को बांटने के लिए। ये केवल धार्मिक आधार पर नहीं, समाज को बांटने के लिए इनका प्रयास है कि समाज और मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता एक आवाज़ में अपनी बात ना उठा पाए। पहले भी बना था, 6 साल इन्होंने राज्यसभा में मध्य प्रदेश के बाद और आज कांग्रेस में खुशी का दिन है, हमारे पार्टी पे खुशी का दिन है, और मध्य प्रदेश की जनता में भी एक खुशी का दिन है। सर, क्या क्राइटेरिया जो जिसने जन सेवा करी है वही क्राइटेरिया है, और वही क्राइटेरिया के मुताबिक इन्होंने जो पिछले 6 सालों में सेवा करी, और उसके पहले जो सेवा करी, ये तो मध्य प्रदेश के अटॉर्नी जनरल भी रहे हुए हैं। लेकिन सर बीजेपी को मौका दिया। देखिए, बीजेपी को कोई ना कोई सफाई देनी है। आज हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ जो धोखा हुआ, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लिए स्वागत करते हुए कि आरक्षण हो गया, और मैंने तो आंकड़े सबके सामने रख दिए कि 9-10% आरक्षण हुआ है। 23 ऐसी जगह हैं जहाँ 0% है, 0 है, और ये जनता को धोखा देने के लिए
इनकी मन मनसा आत्मा की आवाज़ कई समय पिछड़े वर्ग विरोधी आई हुई है और अब तो आम जनता, मध्य प्रदेश की आम जनता, पिछड़ा वर्ग जो 50% से अधिक है, हाँ, वो समझ रही है मामला। दित्ता नाटक नौटंकी कर ले शिव प्रसाद सिंह जी, ये नाटक नौटंकी का समय गया। आज बहुत अंतर है, परिवर्तन है, मतदाताओं में परिवर्तन है। ये नाटक नौटंकी वो समझते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता आगे आने वाले विधानसभा में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि विवेक तन्खा पार्टी के सीनियर लीडर, उनको फिर से नॉमिनेट किया गया है। हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। अब हम उनके साथ मिलकर जो निशान साधेंगे, जो मिशन चलाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे। विवेक तन्खा जी जो हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं, उनको दोबारा राज्यसभा में नॉमिनेट करने का निर्देश सोनिया गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी और सबकी सहमति से हुआ है। मैं हाईकमान को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूं कि विवेक भाई का वापस चयन हम सब लोगों ने मिलकर किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है जिस तरह से पिछले कार्यकाल में उन्होंने बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की मदद की, राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद की और हम सब उनके साथ में मिलकर अब जो मिशन है उसकी तैयारी में लगेंगे। सर, आपने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आपको इतना दिया, सभा नहीं भेज रहे हैं, तो कोई इसमें बिल्कुल नहीं, ये तो आप ही लोग माहौल बना रहे हैं इस तरह का। लेकिन अरुण यादव और पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान सेवक सदस्य रहा है और विवेक भाई से उपयुक्त आदमी हमारे पास नहीं है आज के तारीख में। सर, मध्य प्रदेश में तमाम सारे आरोप इस बात को लेकर कांग्रेस पर लग रहे हैं, तो कांग्रेस ने ओबीसी की बात जरूर कही, लेकिन विवेक भाई इस कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट है सबके लिए और हम सबने मिलकर उनका चयन किया, इसके लिए सोने जी का धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो आप ही लोग माहौल बना रहे हैं इस तरह का। लेकिन अरुण यादव और पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान सेवक सदस्य रहा है और विवेक भाई से उपयुक्त आदमी हमारे पास नहीं है आज के तारीख में। सर, मध्य प्रदेश में तमाम सारे आरोप इस बात को लेकर कांग्रेस पर लग रहे हैं, तो कांग्रेस ने ओबीसी की बात जरूर कही, लेकिन विवेक भाई इस कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट है सबके लिए और हम सबने मिलकर उनका चयन किया, इसके लिए सोने जी का धन्यवाद देते हैं। सर, जबलपुर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन 2022 के आज जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने 2 चरणों में होने वाले पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इन दिनों पदों पर दावेदारी करने वाले द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया, राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश और गाइडलाइन के मुताबिक विधि विधान से निर्वाचन 2022 के कार्य का शुभारंभ किया गया। कल इलेक्शन कमीशन का है ना चुनाव की घोषणा के बाद हमारी है ना प्रथम फेज़ और सेकंड फेज़ 2 फेसेस में ना पूरी जबलपुर है ना ज़िले का है ना इलेक्शन है ना होना है। उसको लेकर सभी है ना जनपद पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में और जिला पंचायतों में ना सदस्य के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो आज से ना शुरू हुआ है। इसके लिए हम लोग ना व्यापक ना तैयारियां की गई हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और जनपद सदस्य के लिए विकासखंड ना मुख्यालय पर पे, सरपंच के लिए, पंच के लिए विकासखंड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय है, उनका ज़्यादा दूर आना ना पड़े उसके लिए ना व्यवस्थाएं ना की गई है। आज से रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सभी लोग है ना मतलब है ना ड्यूटी पे हैं। हम लोग उसके साथ साथ हम आज है ना कोई भी है ना आएंगे उनके है ना मतदाता सूची और मतदान केंद्र का सूची और इनकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ना नियमावली है उसको अवेलेबल कराने के बारे में भी ना हम लोगों ने निर्देश किए हैं। आज से ना नॉमिनेशन शुरू हुआ है। आई थिंक 6 तारीख तक है ना नॉमिनेशन से ना लिया जाएगा। तरुण भानोट ने कविता पाटीदार को टिकट देकर भाजपा ने अपने झूठ को ही सच किया। भानोट कविता पाटीदार पूर्व मंत्री स्वर्गीय पाटीदार की सुपुत्री। भानोट 18 साल बाद भाजपा को आ रही है ओबीसी वर्ग की याद। नाथ सरकार गिराने का बड़ा कारण ओबीसी आरक्षण। भानोट को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो अपना एक जो झूठ था उसको खुद सच साबित कर दिया कि वो वंशवाद में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं
कविता पाटीदार जी मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जो पटवा जी की सरकार में रहे, स्वर्गीय पाटीदार जी उनकी पुत्री हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को ओबीसी के दे देते। दूसरी बात, तीन मुख्यमंत्री 18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में रहे भारतीय जनता पार्टी के, तीनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनको 18 वर्षों बाद अभी ओबीसी की याद क्यों आ रही है? वो तो माननीय कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार ने जब 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया, और आज मुझे ये महसूस होता है इस पूरे घटनाक्रम को देखते कि जो ये सरकार गिराई गई थी बेंगलुरु में बैठ के, जो बेंगलुरु की राजनीति हुई थी, बहुत बड़ा रोल उसमें यह भी था कि ये कहीं ना कहीं घबरा गए थे कि अगर 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो गया तो इनका जो पूरा झूठ है वो बेनकाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की जनता के सामने। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा कारण माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराने का ये था कि जो ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया था, जिसको हमने मंजूरी दी थी, वो मध्य प्रदेश में उसका हक उस वर्ग को ना मिल पाए, इसीलिए कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई। ये कब से ओबीसी के शुभचिंतक हो गए? ये तो ओबीसी वर्ग, हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे योग्य व्यक्ति टिकट दिया है राज्यसभा का दोबारा, विवेक कृष्ण तनखा जी, जो पूरे देश के जाने माने एक विख्यात वकील हैं, कानूनविद हैं, जिनने नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई को लड़ा है। ड्यूटी कम की तो कोई एहसान नहीं किया। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपकी जेब में, एक जेब में 5 रुपया डाल दूं और दूसरी जेब से 50 रुपए का नोट निकाल लूं। आपने 40 रुपया रेट बढ़ा दिया और 5 रुपया कम कर दिया। चलिए, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया कि महंगाई बढ़ रही है, ये तो और कम होना था। जहां तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार के पास तो जो मेरी जानकारी में है, जो विधायकों के स्वच्छोदान राशि है जो लोगों को दी जाती है, उसमें भी ट्रेजरी ने रोक लगाई हुई है, उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो इनके पास तो पैसे ही नहीं है। हम तो इनसे ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आपने लगभग 2 वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, काम कुछ नहीं किया, ये पैसा कहाँ गया? 25,000 करोड़ से बढ़कर कर्जा लगभग 4 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया। किसी वर्ग का कल्याण नहीं हुआ, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना हमारे छोटे मोटे व्यापारियों की आय बढ़ी। हमारे बेरोजगार तो आज भी सबसे बुरी स्थिति में, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इधर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ये पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब ये मध्य प्रदेश को दे। और मुझे उम्मीद नहीं है सरकार से कि ये किसी प्रकार की कोई राहत मध्य प्रदेश की जनता को देगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कल आपके चैनलों पर देख रहा था कि मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई जैसे हैं, वो एक चारपाई में कुम्हार के घर पे दतिया क्षेत्र में बैठे थे। तो मैं सोच रहा था यार ये तो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। फिर मैंने चिंतन किया कि इनकी स्थिति बड़ी खराब है, जैसे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है वैसी स्थिति दतिया में इनकी खराब है। इसीलिए कुम्हार के घर पहुंचे हैं बेचारे के, और चारपाई में लगाकर उससे पूछ रहे तेरे क्या हाल है। तो ये अपनी चिंता करे, कांग्रेस विधायकों की चिंता ना करे। सरकार कांग्रेस 2023 में पूर्ण बहुमत की बनाएगी, और जो भाजपा के बड़े बड़े धुरंधर हैं, इनकी गलतफहमी हमने 2018 में दूर की थी, है ना, और 2023 में जो बाकी गलतफहमी रह गई उसको भी दूर कर दें। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खड़े किए सरकार पर सवाल। विरोधियों को नीचा दिखाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। आपराधिक जिला होने के बावजूद भी जा रही सुरक्षा में चूक हो गई है। प्रदेश के डीजीपी पर भी नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना। भाजपा के आरोपों पर भी नेता प्रतिपक्ष ने किया पलटवार। और सुरक्षा के लिख दिया। भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत विरोधियों को नीचा दिखाने का काम कर रही है। लगातार सुरक्षा में खोट हुई, जबकि भिंड पूरा आतंकवाद का जिला है। जब से ये मध्य प्रदेश के डीजीपी सक्सेना आए हैं, तब से लगातार अपराधों की बाढ़ आ गई है। कहीं किसी महात्मा के बाल की कटिंग की जाती है बीजेपी के द्वारा, कहीं अनुसूचित जात के जनजाति के भाइयों की हत्या की जाती है बजरंग दल के। पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, और इसीलिए मैंने जानकारी दी है, उनका काम है। मैंने स्वयं ये भी कहा है, अगर उनके पास सुरक्षा नहीं है तो स्पष्ट मना करें। मैं कोई सुरक्षा के भरोसे नहीं होगा, मैं स्वयं अपने लोगों को अपने साथ रखूँगा। हमारे साथी
विधायक माननीय रवि जोशी जी ने उनको लिखा है। अब अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई निर्णय लिया, उसके बारे में शीघ्र निर्णय करके उसमें न्यायालय में जाने के लिए कार्रवाई होगी। सर, आपने विवेक तनखा जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने ओबीसी कोटे से कविता पाटीदार को लिया। बीजेपी की नौटंकी से गोविंद सिंह या कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। वो लगातार 3 उनके मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं 17-18 वर्ष से, एक भी उन्होंने कानून नियम उनके लिए बनाया हो। जब भी कांग्रेस की सरकार आई, दिग्विजय सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए रामजी महाजन आयोग बना रहा। और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 27% आरक्षण का कानून पारित विधानसभा किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, कितने ओबीसी के हितैषी हैं? और जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी चुनाव की, आरक्षण हो गया था, परिसीमन हो गया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, केवल चुनाव बकाए थे। उन्होंने पूरा चुनाव में 2014 करा के रोटेशन और आरक्षण का जो अधिकार मिला था उसका हनन किया है। सिंगरौली कोतवाली क्षेत्र के कुछार पंचायत में 8 अप्रैल को एक 16 वर्ष नाबालिग युवक की शादी 32 वर्ष की तलाकशुदा महिला से पंचायत के सरपंच द्वारा शादी करा दी गई। उक्त शादी को लेकर नाबालिग युवक के परिजनों ने बाल आयोग सहित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग में जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने सरपंच सहित अन्य 7 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल 32 वर्षीय महिला का पिछले 1 वर्ष से नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कि कमलेश साय ने उनके समक्ष शिकायत की थी कि उनका नाबालिग बच्चा जो है उसको कुटार पंचायत के सरपंच के द्वारा और कुछ लोगों ने मिलकर एक वयस्क महिला से शादी करा दी और बच्चा जो है उस महिला के साथ कहीं चला गया। इस सूचना पर थाना बेढ़न में अपराध क्रमांक 708/22 पर अपराध धारा 363 भादावी और 10/11 बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। उसमें सरपंच और अन्य जो सहयोगी लोग थे, साथ ही उस महिला के परिजन लोग, कुल 7 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस उस बालक की तलाश कर रही है। दोनों लोग शादी के बाद चले गए हैं। जैसे ही वो मिलते हैं, आयु के संबंध में तहकीकात की जाएगी और यदि लड़का अवयस्क है और विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया जाएगा। अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। बाल आयोग ने जानकारी चाहिए थी तो उनको दूरभाष पर जानकारी उपलब्ध कराई गई। सिंगरौली जिले में आज कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज चुनाव होने का रहे हैं और चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है। आप सभी को भी विदित है कि पुलिस और प्रशासन और नगर निगम के कई बड़े अधिकारियों का कार्यकाल लगभग 3 से 5 वर्ष पूरा हो चुका है और कई ऐसे भी हैं जो पूर्व में भी कई वर्षों तक इसी जिले में पदस्थ रहे और चुनाव के समय आचार संहिता की वजह से थोड़ा बहुत कार्यकाल बाहर कटकर पुनः वापस सिंगरौली जिले में पदस्थ है। कुछ तो एक बार ही नहीं बल्कि बार बार वापस आकर पदस्थ हैं। कि जो चुनाव आयोग ने जो लेटर भेजा था उसको वो वापस करते हुए चुनाव आयोग को, चूंकि ये बात मुझे चुनाव आयोग से ही पता चली, वहां के भी हमारे जैसे अनौपचारिक गुप्त सूत्र हैं, उनके माध्यम से पता चला कि एसपी महोदय ने संभवतः, मैं संभवतः शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, एक अनौपचारिक जानकारी के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं कि संभवतः एसपी महोदय ने ये पत्र लिखा चुनाव आयोग को कि आपका पत्र जो है स्पष्ट नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सोचिए, एक आईपीएस
चुनाव आयोग का जो है पत्र, जो कि हिंदी में लिखा हुआ था, अंग्रेजी या मराठी या तेलुगु में लिखा होता तो बात अलग है, हिंदी में लिखा था, उस पत्र को वो नहीं समझ पाए और समय टालने के लिए उन्होंने बार बार ये पत्राचार किया, जिसकी वजह से आचार संहिता लग गया। और आचार संहिता, चूंकि ये षड्यंत्र ही ऐसा किया गया था, इसलिए ताकि आचार संहिता लग जाएगा तो सरकार निसहाय हो जाएगी। अब जो है निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त सरकार नहीं कर सकती, तो इसलिए इन्होंने समय पास करके और जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जो इनके हाथ में था और जो इनको बाहर ऊपर लेवल पे जानकारी देनी थी, ये न दे करके जानबूझ करके रोका गया। एक बात और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय यानी कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पे जो उन्हें हस्तांतरण करना था वह भी नहीं किया। एक बड़े आश्चर्यपूर्ण और कह लीजिए कि विचित्र प्रकार की घटना की जानकारी हुई है कि आपने देखा होगा कि माड़ा एसडीएम महोदया जो थी, उनका ट्रांसफर करके उनको कलेक्ट्रेट में अटैच कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आचार संहिता की वजह से, ये उसमें दर्शाया गया है। लेकिन वहीं पर माड़ा एसडीएम महोदया से पहले से सिंगरौली एसडीएम महोदय श्री ऋषि पवार जी यहाँ पदस्थ हैं, है कि नहीं है? ऋषि पवार जी पदस्थ हैं, जिनका कार्यकाल मुझे लगता है 4 वर्ष के आसपास हो चुका है। 3 से ऊपर और 4 वर्ष से नीचे होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इनको नहीं हटाया गया, क्यों? ये कैसा हस्तांतरण है और कैसी विवेकपूर्ण नीति है? और एक जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरीके का विद्वेषपूर्ण नीति करता है। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में ऊपर से लेकर के नीचे तक मैंने जितना कहा, और आपको मैं एक अभी उपलब्ध कराने वाला हूं पेपर, तुरंत आप लोगों के हाथ में होगा। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।